कंडक्टर से ज़्यादा रिलेट होगी, लेकिन उससे पहले कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें। जो मेजॉरिटी है वो पहला तो अपने को गॉस लॉ पढ़ना है, फ्लक्स पढ़ना है, और इन दोनों चीज़ों को पढ़ने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो एरिया वेक्टर के बारे में, और दूसरा सॉलिड एंगल के बारे में। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले एरिया पर बात करूँगा। एरिया के बारे में मैंने पहले ही बताया, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एरिया को डिफाइन करने का तरीका क्या था, याद करो। एरिया डिपेंड करता है, वो तो सीधी सी बात है। आप डिनोट करते थे इसके वेक्टर को एन कैप से, क्रॉस प्रोडक्ट वाला ही है वो, ठीक है। एरिया वेक्टर वही वाली बात है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सही। एंड इट्स डायरेक्शन is always perpendicular to the surface। सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब कोई भी सरफेस में भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सरफेस में दो डायरेक्शन हो सकती है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसमें भी रूलिंग दे रखी है कि किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव लेना है, या किस डायरेक्शन को कंसीडर करना है, सही। जैसे इसमें दो जनरल मेजर सेगमेंट है। पहला कहलाता है बेटा 2D स्ट्रक्चर, या फिर इसको बोलते हैं ओपन सरफेस भी बोलते हैं इसको, खुला हुआ, ठीक है। एक होंगे 3D स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको क्लोज सरफेस बोला जाता है, ठीक है। क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस दो ही टर्म नजर आएंगी। ओपन सरफेस की जब भी बात होगी क्या होगा, 2D बातें होंगी, जैसे लेमिनास हो सकते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना, सॉरी सर्कुलर लेमिना, डिस्क, रिंग, सही है। ये सारे शेप्स कैसे हैं, 2D हैं, ठीक है। और इसमें ओपन सरफेस की ही बात होगी। 3D स्ट्रक्चर में बात करो या क्लोज सिस्टम की बात करो, तो क्लोज्ड में क्या मानोगे, जैसे कि स्फेयर हो गया, हेमिस्फेयर हो गया, कोन हो गया, ठीक है, क्यूब हो गया, ये सारे कैसे हैं, 3D, ठीक है, या क्लोज सरफेस कहलाते हैं। इनमें एरिया वेक्टर्स की डायरेक्शन को डिफाइन करना अलग अलग तरीके से है। दोनों में अलग अलग रूलिंग फॉलो होती है। पहला अगर मैं बोलूं ओपन सरफेस के लिए, ओपन सरफेस में हमेशा, जैसे मान लो ये कोई भी एक स्ट्रक्चर है, फिजेट स्कैनर ही बन जाता है बार बार, ठीक है। इसका एरिया या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, दोनों ही उल्टा बोल दिए, या तो अंदर होगा या तो बाहर होगा, क्योंकि ये इसका सरफेस है। सरफेस के परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करोगे तो दो लाइन बन जाएंगी, एक तो बाहर की तरफ आती हुई और एक अंदर जाती हुई। तो अंदर वाली और बाहर वाली दोनों ही केस में आप उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा ध्यान क्या रखना है, कंसीडर वन डायरेक्शन ऑफ एरिया एज पॉजिटिव एंड कंसीडर इट फॉर द होल प्रॉब्लम। मतलब अगर एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन में आपने कोई भी एक डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक इस तरह की डिस्क है, उसमें मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मान लिया, पॉजिटिव मान लिया है। मतलब अब मैं फिक्स रखूंगा। दूसरा टर्म भी मान लो एक और साथ में डिस्क रखी हुई है, तो उसके लिए नहीं सोचना है कि नीचे वाले एरिया को उसका पॉजिटिव मान लें, ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके केस में भी क्या रहेगा, ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या मानना होगा, पॉजिटिव मानना होगा। अपने हिसाब से मोल्ड नहीं करेंगे चीजों को, ठीक है। वरना हर एक केस में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव बनता ही रहेगा, फिर कोई सेंस ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो एक बार जो डायरेक्शन कंसीडर कर ली उसके बारे में सोचना है, या भैया मैं इसको पॉजिटिव मानूंगा इसको नेगेटिव मानूंगा। ये 2D सरफेस में होता है, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव इन्हीं चीजों पर डिपेंड करेगा कि कैसी डायरेक्शन को आपने पॉजिटिव माना है, सही है। जैसे मान लो मेरे पास में एक ऐसे
क्या बना दिया है, इस तरह की थाली है, ठीक है। ये इसका प्लेन है, XZ प्लेन में पड़ी हुई है, ठीक। इसका रेडियस r है, डिस्क है। इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अगर मैं तुमसे पूछ लूँ एरिया वेक्टर कहाँ होगा, कितना होगा, क्या बता सकते हो? आंसर में पाई r स्क्वायर जे कैप भी लिखा जा सकता है, या फिर पाई r स्क्वायर माइनस जे कैप भी लिखा जा सकता है। दोनों ही आंसर सही हैं, ठीक है, कोई गलती नहीं है उसमें। इसका रीजन यही है कि कंसिडरेशन अपने हिसाब से करनी, ठीक है। और 2D सरफेस में वही वाली बात है कि बहुत ही आसान हो जाएगा चीज़ों को समझना। बस यही ध्यान रखना है कि किसको प्लस लिया किसको माइनस लिया, बस। इसमें डायरेक्टली या तो आपको दे देगा कि हाँ भैया इसको प्लस लो इसको माइनस लो, नहीं बोलेगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में आपने लिया है और उसके हिसाब से आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ओके, दूसरे होते हैं बेटा 3D सरफेस या क्लोज बोलते हैं इनको अपन। क्लोज्ड, इन तरह के सरफेसेस में हमेशा ध्यान रखना है, वी ऑलवेज कंसीडर डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड नॉर्मल एज पॉजिटिव। मतलब बाहर की डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। जैसे अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं उसके लिए तो नॉर्मल समझना बहुत ही आसान है। अभी क्या हुआ, हो गया। ओके, ये एक स्फीयर है मान लो, एक स्फीयर में आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होगी? जैसे इस पॉइंट पर अगर सोचता हूँ तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर जाएगा, नॉर्मल तो खींचा जा ही सकता है, इस पॉइंट पे यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट पे देखोगे तो ऐसे निकल जाएगा, अरे ठीक है, परपेंडिकुलर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी क्लोज सरफेस की बात होगी तो उसमें कभी भी अंदर की तरफ आते हुए वाले को पॉजिटिव नहीं लेना है। हमेशा कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है? एन कैप की डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी आउटवर्ड नॉर्मल की डायरेक्शन में, ध्यान रखें, सही। जैसे अगर मैं एक क्यूब पकड़ूं, ठीक है, तो इस क्यूब में इस पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इस सरफेस के लिए पर्टिकुलरली कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव होगी? राइट की लेफ्ट? ऐसे मान लो राइट होगी। इसमें जो एरिया वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में अपने को लेना चाहिए, एन कैप एज पॉजिटिव। और ये डायरेक्शन अपन मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मतलब प्लस आई कैप इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर एरिया वेक्टर। सर ऐसा क्यों लेते हैं सर? कन्वेंशन है? कन्वेंशन है, उसका कन्वेंशन का भी रीजन है क्योंकि गॉस लॉ लगता है, अभी बताया जाएगा क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि फंडा यही है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में क्या वेरिएशन है वो देखा जाता है, ठीक। अभी तो फिलहाल दिमाग में रखो कि हाँ यही करना है। कुछ रूलिंग में अपन ने दो ही चीजें देखी, एक तो 2D स्ट्रक्चर के लिए या ओपन सरफेस के लिए आप क्या करें, सीधा सीधा क्या मान लें, कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। क्लोज सरफेस पे ही क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, ओपन सरफेसेस पे कम ही आते हैं, सिंगल सरफेसेस वाले क्वेश्चन कम रहते हैं, पर अगर आ जाए तो अपने को पता होना चाहिए, सही है। ओके, अच्छा। फिर अब दूसरे साइड के सरफेसेस के लिए अलग अलग आई कैप हाँ जे हाँ कैप माइनस आई कैप से बिल्कुल, मिल जाएगा ना? अपने आप को कमरे में मानो, अगर तुम्हें कमरे से बाहर निकलना है तो कहाँ भागोगे?
अगर परपेंडिकुलरली भागना है तो बाहर की तरफ निकलोगे, ठीक है, चाहे सामने की दीवार से जाओ चाहे पीछे की दीवार से जाओ, डायरेक्शन अलग अलग ही होगा, ठीक है सर। ओके। अच्छा तो ये तो बात हुई एरिया की। अच्छा इसमें ये कराऊं क्या ऐसा सवाल, लो छाप टाइप का, कोऑर्डिनेट एक्सेस दे जाके क्या करोगे? मान लो ऐसा दे दिया आपने को। ऐसे ये बनाना उतना ही खतरनाक हो जाएगा तुम्हारे लिए। इसको ऐसे ये क्या ही है, छोड़ो, ऐसे मत सोचो इसको, लीव इट। कोऑर्डिनेट वाली चीजें अभी मन्नू सर बताएं वो ज्यादा बेहतर है। अभी तुमने 3D पढ़ लिया क्या यार, 3D वेक्टर्स? नहीं सर। नहीं पढ़ा है तो अभी फालतू कंफ्यूज हो गए यहाँ पर, कोई सेंस नहीं बनता इसमें, ज्यादा काम ऐसा आएगा भी नहीं वैसे अंटसन, तो क्यों मतलब हम रखें। एरिया वेक्टर वगैरह वही ज्यादा बताएंगे, डिटरमिनेंट वगैरह तो बताया होगा ना अभी, डिटरमिनेंट वगैरह, नहीं सर। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट बताए हैं। स्ट्रेट लाइन में बताया था थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा ना, ठीक है, वही एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह बनना शुरू हो जाएगा वो डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, इस पर देखेंगे। खैर उस पर अभी अपन चर्चा नहीं करते, अपन बात करते हैं सीधा फ्लक्स पर, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये अपने काम बहुत आएगा, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है बेटा फाई से, ठीक है, ज़्यादा अप्रोप्रिएटली फाई ई से करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स की बात हो रही है, ठीक है। दो तरह के फ्लक्स जनरेट, वैसे तो बहुत होते हैं फ्लक्स, लेकिन अपने को जो अभी जो लड़ाई करनी है वो दो चीज़ों पे करनी होगी, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स पे और एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, ठीक है। तो अभी हम किस पे बात कर रहे हैं? सर जनरल फ्लक्स होता है। जनरल फ्लक्स बेटा ऐसा सोचो कि एनर्जी पासिंग पर्टिकुलर थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। कोई भी फील्ड अगर मेरी पास हो रही है, वो फील्ड किसी भी फॉर्मेट की हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकती है, ठीक है, या फिर ल्यूमिनस फील्ड भी हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर मल्टीपल सेगमेंट्स अवेलेबल। देखा जाए तो एक पर्टिकुलर एरिया में से कितना रेज पास हो गया, दैट इज फ्लक्स, सिंपल बात, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक शीशा रख दूं तो तुम्हें अपना थोपड़ा नजर आएगा, उस शीशे को टिल्ट कर दूं तो कॉमन सेंस से थोपड़ा तब भी नजर आएगा, लेकिन ओवरऑल इफेक्टिवनेस घटती चली जाएगी देखने में। और एकदम परपेंडिकुलर कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हें थोपड़ा दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। मतलब कुछ हद तक सोच सकते हो उस तरह से। वैसे मिरर के केस में आपको वो इंटेंसिटी के वेरिएशन नजर नहीं आएंगे इतनी जल्दी, ठीक है। बहुत सारी चीजों में फर्क नजर आ सकता है, जैसे क्या बताएं, लाइट के केस में सोच सकते हो, ठीक है। एक टॉर्च तुम्हें सीधी मारी जाए तुम्हारे आंखों पे और एक थोड़ा टिल्ट करके आपके आंखों पे फेंकी जाए, किस में ज्यादा तकलीफ होगी? जो सीधा, सामने सर मतलब जब आंखों का जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलरली अगर आपके लाइट की इंटेंसिटी गिर रही है तो आपको ज्यादा परेशानी होगी, कॉमन सेंस, दैट इज अ एग्जांपल ऑफ फ्लक्स। आप जितना अच्छे से अलाइन कर सकते हो रेज को टू दैट सरफेस एरिया, देन यू आर गोइंग टू गेट मैक्सिमम इफेक्ट। वही फंडा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी है, ध्यान रखना, ठीक है। इसको अगर सिंपल बोलें, सिंपल भाषा में, तो ऐसे डिफाइंड होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a cross sectional area is known as electric flux. अब ऑल्दो ये डेफिनेशन एक सब्जेक्टिव पोर्शन पे है कि हाँ भाई ऐसा मिल जाएगा आपको, ठीक है। इफेक्टिवली नंबर ऑफ लाइंस कंपेयर करने के लिए काम आ सकती हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को बताने में काम नहीं आएगी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर एक मैं पॉजिटिव चार्ज को बोलता हूँ 2 कूलम से मान लो 40
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं तो 4 कूलम वाले से 80 निकलेंगी, क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी होती है। ये समझ में आता है? लेकिन वही वाली बात है कि 21 बात की गारंटी की उसमें से 40 ही निकलेंगी, इस बात की कोई सर्टेनिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे काउंट नहीं करने बैठते कि हाँ भैया नंबर काउंट कर लिए। ठीक है, इसको नापने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, फ्लक्स को और बेहतर तरीके से ऐसे बताया गया है कि चार्ज कितना कंटेंट है पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, उसका मीजर है वो। मतलब अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स एक मीजर है कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर में कितनी चार्ज एनक्लोज हो रहा है या कितनी एनर्जी जनरेटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में। पता नहीं क्या बोल दी। ऐसे सोचो, ये कमरा है, ठीक है, यहाँ पर इस कमरे में 100 लोग आते हैं और 100 लोग निकल जाते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे सोचो कि यहाँ पर मेरे को किसी ने 5,000 रुपये दिए, मैंने 5,000 रुपये बाहर आगे ट्रांसफर कर दिए, तो मेरी तरफ से ना तो कोई लॉस हुआ ना ही कोई गेन हुआ। मतलब इस पर्टिकुलर जगह का कोई होना या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ समझ में आ रहा है? सेम लॉजिक से अगर सोचो कि अगर बाहर से 5,000 आए, मैंने यहाँ से ट्रांसफर कर दिए 10,000, तो इफेक्टिवली आई हैव इंक्रीज्ड द फॉर्मेट। मतलब मेरे यहाँ होने का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, मतलब मैंने डेंसिटी को इंक्रीज कर दिया, किसी चीज में गेन कर दिया, और ये जो गेन है वो इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही होती है। इसको आगे जाके पढ़ोगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के नाम से। ठीक है, तो इस एनर्जी को बढ़ाने का जरिया कोई ना कोई यहाँ पर प्रेजेंट था, तो उसने काम किया, तो यहाँ का इफेक्टिव फ्लक्स आ जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और सोचो कि अगर मान लो बाहर से कुछ आया और यहाँ पे 5,000 आया और मैंने यहाँ पे से बाहर पास किया 2,500, तो मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो कि इसको डैम्पन कर रही है, खत्म कर रही है। तो फ्लक्स की जब भी बातें होंगी किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए डिफाइन ऐसे किया जाता है कि कितनी एनर्जी का इनफ्लो आउटफ्लो का डिफरेंस है, मतलब इस पर्टिकुलर पोर्शन में कितनी एनर्जी का इंक्रीज या डिक्रीज है, उसी को फ्लक्स बोल दिया जाता है। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज को ना लिखते हुए सिंपली हम लोग क्या राइट करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं या पास कर रही हैं एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, उसके बारे में बात की जाएगी। अरे कुछ समझ में आया क्या बोला मैंने? ओके, तो सर ये फ्लक्स एक एब्सोल्यूट टर्म है क्या? एब्सोल्यूट इन द सेंस कैसे? मतलब सर आप बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये तो सर एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ एब्सोल्यूट नहीं है, ये एब्सोल्यूट टर्म नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सोल्यूट है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो बता ही सकते हो, ये समझ में आता है? हाँ। किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी नापी जा सकती है, और इंटेंसिटी क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी खुद सोचो। जितना ज्यादा डेंसिटी है किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी कंसेप्ट है ना, पहले ही बताया, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस एग्जिस्ट करेंगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी होगी, तो ये आपस में प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। इसलिए ऐसे बात कर सकते हैं हम लोग, प्रोपोर्शनैलिटी है। एग्जैक्ट वैल्यू हम किससे निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी से, ध्यान रखना, जो ई वेक्टर तुम निकालते हो। समझ आ रहा है? ओके, तो फ्लक्स जनरली जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर, ठीक है, एक एरिया वेक्टर पर, और इन दोनों के बीच के एंगल पर भी। मैंने ये थोड़ा समझाया भी था कि थीटा पे डिपेंडेंसी होगी इसकी। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। खुद सोचो, अगर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परफेक्टली अलाइंड हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव फ्लक्स आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे सामने से कोई गोली चला रहा है और मैं ऐसे खड़े हो जाऊंगा और गोली मार, तो मेरे पास बहुत गोलियां पड़ जाएंगी। वहीं अगर मैं टिल्ट कर जाऊं, ठीक है, तो उस कंडीशन में बच सकता हूँ। सही है, तो इफेक्ट कम हो जाएगा। मिनिमम इफेक्ट अगर मान लो मैं 2D हूँ, मेरी कोई थिकनेस ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में एक प्लेन शीट अगर ऐसी बन गई तो इसमें से तो कुछ पास ही नहीं कर सकता। अगर उधर से गोली आ रही है तो मुझे छू के ही भी नहीं निकल पाएगी।
ठीक है, तो उस केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो इन्होंने ऐसी बात करी, जब एरिया वेक्टर, जब मैं ऐसे था सामने से, तो मेरा एरिया वेक्टर या तो स्क्रीन के अंदर था या तो स्क्रीन से बाहर की तरफ जा रहा था, और एनर्जी भी इसी फॉर्मेट में आ रही थी। तो जब एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, फ्लक्स की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी, ठीक है। वहीं अगर मैं टिल्ट कर जाऊं तो मेरा जो एरिया वेक्टर है वो इधर चला गया और एनर्जी का फ्लो इधर से आ रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स मिनिमम हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा। ये समझ में आता है। तो इन्होंने जो बात करी फ्लक्स की प्रोपोर्शनलिटी वगैरह, जब इन्होंने कंबाइन किया तो ये कुछ ऐसा ही निकल के आ गया, ई ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, वेक्टर वाइज बात करोगे तो ई डॉट ए, ठीक है। ज्यादा बेहतर बात करो तो ऐसे लिखना चाहिए डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। ये कब लगेगा डी फाई वाला लॉजिक, जब चीजें वेरी करेंगी, वेरिएबल टर्म्स के लिए लगते हैं ये सब, छोटे छोटे पोर्शन में, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, एरिया वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, तब उस कंडीशन में अपने को छोटे छोटे फ्लक्स को निकाल के पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। और जनरलाइज वे में इट्स अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। पर ध्यान रखना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन गलत मत ले लेना। बच्चे गड़बड़ी क्या कर देते हैं, ये जैसे मान लो मैंने एक प्लेन शीट ऐसे ले ली, ठीक है, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है प्लेन शीट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो होगी अपनी ई नॉट, करेक्ट, और इसका जो एरिया दे रखा है वो दे रखा है एरिया इक्वल्स टू ए, वैल्यू दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा ये बता सकते हो क्या, 0 होना चाहिए या फिर ई नॉट ए होना चाहिए या फिर माइनस ई नॉट ए होना चाहिए। बताओ। ई नॉट है, ई नॉट है, 0 तो नहीं होना चाहिए। अबे दोनों परपेंडिकुलर है, एरिया और ऐसे। नहीं तो सर एरिया का सरफेस परपेंडिकुलर है, वेक्टर परपेंडिकुलर थोड़ी है। हाँ, एरिया का सरफेस परपेंडिकुलर है, सरफेस से जो एरिया वेक्टर बन रहा है दैट इज परफेक्टली अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक, पैरेलल है। हाँ पैरेलल हो रहा है। कई बार फिर 0 हो जल्दबाजी जाता में गलती होती है, देखो मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने बोला, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे क्या है ना, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन लेना भूल जाते हैं, वो सरफेस के अलॉन्ग ले लेते हैं, तो गलती हो जाती है, ठीक है। तुम ये गलती नहीं करना कभी भी, इस पे विशेष ध्यान रखना है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आंसर क्या क्या हो सकता है इसका, ये तो गलत हो गया, ये सही है, ये भी सही है, दोनों ही करेक्ट है, क्योंकि ये सरफेस कैसा दिखाई दे रहा है, 2D है, ये समझ में आता है, एक प्लेन टाइप का बना रखा है मैंने सिर्फ, सही। तो एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव लिया है वो डिपेंड करता है, क्योंकि मान लो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले को एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ले ली तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में 0 डिग्री का एंगल है, वेयर एज अगर मैंने एरिया वेक्टर को राइट ले लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर ले लिया, दोनों के बीच में 180 डिग्री का शिफ्ट आ जाएगा। तो इफेक्टिवली जो फ्लक्स है वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में किस तरह का आपने एंगल ले रखा है। कोई डाउट है पूछो अभी। ओके तो सर दोनों सही है, प्लस ई नोट ए हाँ माइनस ई नोट ए। दोनों करेक्ट हैं, दोनों ही सही हैं, यही तो बताया जा रहा है। करेक्ट, एकदम करेक्ट। ये देखना जरा, मान लो ये एक डिस्क ले लेते हैं, रेडियस आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है टेढ़ी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, ठीक है, परपेंडिकुलर है सरफेस के, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब अगर ये प्लेनर सरफेस ऐसे है तो ऐसे आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और ये एंगल अपने को दे रखा है इन्होंने, लेट्स से 37 डिग्री। यहाँ से पूछा गया फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना होगा। बताओ। प्लस माइनस पाई आर स्क्वायर ई नॉट कॉस 37। सर प्लस 4/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। अच्छा 4/5, ठीक है, सही है। हाँ भाई कॉस 37 तो इसमें भी प्लस वही माइनस काम कर, दोनों ना सर। हाँ प्लस माइनस करेक्ट, कुछ भी बोलोगे चलेगा। इसमें देखोगे तो ये वाला जो ई नॉट कॉस 37 है, ठीक है, और ये जो ई नॉट साइन 37 है, इसमें से कौन सा काम का होगा ये सोचो। कॉस वाला। ये नालायक हो गया, क्यों? क्योंकि ये इस सरफेस से पार नहीं हो सकता। ये डिस्क ऐसी है तो ये फील्ड ऐसी है, तो इसके अलग अलग चलेगी, तो ये इसमें से एंटर नहीं कर रही है, ठीक है। कौन सी एंटर करेगी? परपेंडिकुलर वाली, ठीक है। तो ई नॉट कॉस 37 मेरे लिए क्या हो जाएगा, लायक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्लक्स आया थ्रू द डिस्क, दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो गया, सीधे लिखो ई नॉट कॉस 37 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना हो गया, 4/5 ई नॉट पाई आर स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो डिपेंड करता है आपने एरिया वेक्टर कैसे लिया है। सर ये 3D नहीं मानेंगे डिस्क को? 3D कैसे मानेगा बोल? सर थिकनेस होगा तो? थिकनेस बोली है। अब ऐसे तो हर ही ऑब्जेक्ट 3D है, अगर 3D हो जाता तो इसका फ्लक्स ही 0 होता, अभी वो भी बताया जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं आने वाला था, फ्लक्स 0 हो जाता। पहले बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? ओके, अच्छा ये देखो, मान लो ऐसा सवाल है, वैसे ये तो बोलने में ही गड़बड़ है, पता नहीं क्यों करा देते हैं इस तरह से। हाँ देखें इसमें, ऐसे सोचो, मान लो मेरे पास में एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका रेडियस आर दे रखा है, हाइट वाइट अपने को एच दे रखी है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है फ्लक्स एंटरिंग इनटू द सिलेंडर इज, अच्छा ये समझ में आता है, इसमें टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, थोड़ा सा लॉजिक सोचोगे तो बताओ क्यों? सर उसका सर एक तरफ बाहर जाएगा तो माइनस आई कैप हो जाएगा और एक तरफ प्लस आई कैप बाहर जाएगा। हाँ मतलब ऐसे सोचो ना, जितना अंदर आया उतना सब बाहर निकल गया, तो नेट इफेक्टिव क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा ना, तो टोटल तो 0 ही आता है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में कई तरह में जगह जगह पे मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि वो प्रोजेक्टेड एरिया वाले लॉजिक सोचते हैं वो लोग, ठीक है। तो फ्लक्स के बारे में पूछा जा सकता है कि कितना आएगा, कैसे करोगे इसको? इंटीग्रेट मारना पड़ेगा क्या? मारेगा, प्राण में निकल जाएंगे तेरे। एकदम पतला सा स्ट्रिप पकड़ लेंगे, फिर उसको आधा सिलेंडर तक अंदर एंटरिंग,
क्योंकि उतना ही तक प्रोजेक्टेड ही रहेगा, जैसे लाइट जैसे मारते हैं तो सिलेंडर के पीछे वाले एरिया पे तो पड़ता नहीं, बस आगे वाला हाफ पे पड़ता है। करेक्ट, वेरी गुड। तो वही से फिर इंटीग्रेट नहीं मारना है। हाँ कर सकते हो। चलो एक बार पूरा इंटीग्रेशन करके दिखाओ, चलो हाँ जाओ, ट्राई इट। हाँ चलो मेहनत करना तो करते हैं, आज मजा आएगा। प्रोजेक्टेड एरिया भी प्रूव हो जाएगा यहीं से अपने आप। सर एंगल तो बदलते रहेगा ना, मतलब यस जो करेक्ट। ले लेते हैं उसके हिसाब से। हाँ हाँ उसी की वजह से बोले थे इंटीग्रेट मारना पड़ेगा शायद। हाँ, तो वही तो है, ई नॉट बदल नहीं रहा, स्ट्रिप आइडेंटिकल लोगे, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बदलता रहेगा, ये बोल सकते हो। हाँ एरिया वही एंगल ही और बदल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल बदलेगा, लोगे कैसे, यही सोचना है बस। थोड़ा बढ़िया हो गया। ताकि प्रोजेक्टेड एरिया का लॉजिक दिमाग में रखो। सर लेकिन प्रोजेक्टेड एरिया हम इसमें लिए हैं पाई आर एच, और एंगल उसके हिसाब से चेंज कर लिए, वो अलग बात है। तो अबे वो प्रोजेक्टेड एरिया नहीं लिया तुमने, वो टोटल एरिया काउंट किया तुमने, ठीक है। हाँ तो टोटल एरिया पे कुछ ना कुछ तो मतलब कुछ एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पड़ रहा होगा ना। हाँ तो वही बात है तो ना, उस देखो हिसाब एरिया कम नहीं हुआ है, इफेक्टिवली एरिया नहीं कम हुआ है, उसका इफेक्टिव पार्ट कम हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, ऐसे समझो। तो हम एरिया का इफेक्टिव पार्ट कम करने के बजाय ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पे पड़ रहा है उसका इफेक्ट कम कर दिए। हाँ मतलब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लिया क्या? हाँ हाँ तो वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही बात सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी ठीक है, ये भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ वो ज्यादा इजी पड़ गया वो शायद मेरे हिसाब से। हाँ काफी इजी पड़ गया, 3-4 हाँ लाइन में आ गया। हाँ, क्योंकि एरिया वाले को सोचना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हुआ, ये फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल है इसमें। देखो समझाता हूँ थोड़ा, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ उसको। ये सेंटर है, ठीक है, सेंटर हेड। एक काम करो, यहाँ से थीटा एंगल चलना और डी थीटा का एक एलिमेंट पकड़ लेना। अभी ध्यान से सोचना, ये बहुत अजीब सी बात होगी। ये नीचे गई स्ट्रिप पूरी, ठीक है। इस स्ट्रिप का जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, डी ए, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, सीधी। ठीक किया मैंने, ओके। अब ये सोचो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एंगल कितना है मेरा, ये भी थीटा ही होगा, परपेंडिकुलर के साथ में जो भी बन रहा है। मतलब आप ऐसे सोचो, ये एंगल नहीं, ये वाला, ये एंगल थीटा होगा। तो ये बताओ, ये वाला जो हो गया ये डी ए कॉस थीटा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो अलॉन्ग आ रहा है वो कौन सा हो जाएगा, डी ए साइन थीटा हो जाएगा आई थिंक। तो कौन सा एरिया काम आने वाला है, कॉस थीटा वाला या साइन थीटा वाला? साइन। साइन वाला काम आएगा, मतलब वो बात अलग है, फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है क्योंकि एंटर कर रहा है, एग्जिट नहीं कर रहा, इसलिए नेगेटिव आएगा। आंसर में नेगेटिव का ध्यान रखना, इसमें गलती मत कर देना, ठीक है। अगर तुमने इसका आंसर सीधा बोल दिया ई नॉट इंटू 2RH, गलत है, माइनस ई नॉट इंटू 2RH आएगा, ये सही बात है। हाँ माइनस हाँ नहीं लिखे थे। ठीक है, क्योंकि क्लोज सरफेस हो गया, ध्यान रखें, ठीक है। इसमें एरिया वेक्टर अपने हिसाब से नहीं ले सकते आप, ठीक? अब सोचो छोटा सा जो फ्लक्स होगा इस पूरे सेगमेंट से डी फाई, वो क्या ऐसा लिखना चाहिए, ई नॉट इंटू डी ए साइन थीटा, और एक माइनस लगा दिया। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 180 है, सही। अच्छा डी ए कैसे लिखोगे, एरिया, एरिया शायद आपको ऐसे लिखना चाहिए, ई नॉट इंटू, एक तो हाइट h इंटू आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, अगर कुछ समझ में आया हो तो, ठीक है।
क्या करना है, बस इंटीग्रेट कर देना है। तो ये हो जाएगा ई नॉट इंटू एच आर, तो बाहर आई है, माइनस साइन थीटा डी थीटा। कितना करोगे इंटीग्रेट, कहाँ से कहाँ तक लोगे, 0 से लेकर पाई एंगल तक, क्योंकि हाफ ही सिलेंडर तक पकड़ना है, उसके पीछे का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। बोलो। अच्छा, अगर मैं 0 से 2 पाई कर देता तो आंसर कितना आ जाता बताओ। तब भी यही आना चाहिए था कि पीछे तो पड़े नहीं रहा फ्लक्स, नहीं तब तो नहीं, 0 आ जाता। लेकिन 0 आता, फ्लक्स पीछे नहीं पड़ रहा है, ऐसे नहीं हाँ, बोलो। इलेक्ट्रिक वहां फील्ड से निकल जा रहा है। हाँ निकल रहा है, तो एक तरफ में हाँ अगर नेगेटिव फ्लक्स है तो दूसरी तरफ में पॉजिटिव फ्लक्स है, तो ऑटोमेटिकली हाँ हाँ, टोटल कितना हो जाएगा, 0। और ऐसी बात मैंने 0। बोली भी थी, जितना आया उतना निकल गया, तो इफेक्टिवली क्या रहेगा, नल बटा सन्नाटा। और देखो इंटीग्रेशन से भी दिख रहा है चमका। अब बस इंटीग्रेट कर दो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस ई नॉट एच आर इंटू माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 से लेके पाई, तो कॉस पाई होता है शायद -1, ठीक है, और कॉस 0 होता है 1। तो क्या हो गया, ये कुछ गड़बड़ हुई है, 2 आ जाना चाहिए, टू ही माइनस, आ रहा है सर। हाँ 2 आ रहा है ना। हाँ हाँ तो ये टर्म कितनी होगी, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी 2 ही आएगा, करेक्ट। ये टर्म 2 हो जाएगी, तो आंसर कितना हो गया, -2 ई नॉट एच आर। तो इसको सिंपली ऐसे ना रटते हुए टोटल फ्लक्स को सिंपली ऐसे समझ लें कि फ्लक्स जो लिखा वो लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। ऐसे भी तो दिमाग में रख सकते हो, बार बार इंटीग्रेट करोगे थोड़ी। तो प्रोजेक्टेड एरिया इस केस में कितना हो गया, ई नॉट इंटू 2r इंटू एच, और माइनस लगेगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 है। दैट इज द लॉजिक। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये पहला क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने। जो अच्छा लगे, वैसे तो नीचे वाला ही ज्यादा अच्छा लगेगा, प्रोजेक्टेड वाला, क्योंकि बार बार थोड़ी सॉल्व करने बैठ रहे हैं हम लोग, ठीक है। दोनों ही बातें सही हैं, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगे। बताओ, दिक्कत है तो पूछो। सर ये डायग्राम फिर से समझाइए ना। डायग्राम, ओके ओके, ये दिख रहा है, ठीक है। सोच, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे आ रही है, ऐसे, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अगर मैं कुछ है क्या, इसको पकड़ लेते हैं, हाँ। ये एक स्ट्रिप पकड़ी है ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, ये मेरी परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने काली वाली बनाई है, रेडियस होगा ये कितना हो गया बेटा 2r, ठीक है। यहाँ के सेंटर से मैंने क्या किया, एक एंगल चला थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट पकड़ा, जिसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिप यहाँ पर पकड़ ली गई, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रिप। ये जो स्ट्रिप बनेगी, अगर इस पे ये चल जाए, वैसे चलेगा नहीं, भरोसा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो स्ट्रिप बनेगी बेटा, इस स्ट्रिप से जो भी एरिया वेक्टर निकल रहा है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में। क्या दोनों के बीच में एंगल है, वो बनाया गया। इस एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या किया मैंने, डॉट प्रोडक्ट लिया है, तो उसकी वजह से जो भी एंगल बन रहा है वो निकाला गया। कैसे, जैसे ये तुमने जो 3D में ये स्ट्रक्चर ले रखा है, इस तरह से मान सकते हो, ये टोटल एंगल कितना होगा, दिस टोटल एंगल विल बी 90 डिग्री, सही है। और जो बीच में ये वाला जो पर्टिकुलर एंगल पकड़ा, ये थीटा होगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंटेशन। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना है, 3D में इमेजिन करना पड़ेगा बेटा इसको, ऐसे नहीं फील होगा ये। हाँ सर ई नॉट तो अंदर जा रहा है ना। हाँ ये नॉट अंदर जा रहा है, वेरी गुड। तो सर वो तो सर समझ में नहीं है, जैसे ई नॉट तो 90 डिग्री पे होना चाहिए ना फिर तो, ई नॉट जहाँ 90 पे डिग्री बनाया पे क्यों होगा, ई नॉट ऐसे है, देख मैं बता देता हूँ। कौन सा कलर साला अलग चमके, थोड़ा ग्रीन चमका दो, अभी ग्रीन तो सभी था, ऐसे है ई नॉट,
ऐसे पास हो रहा है सब में से, हाँ सर समझ गया समझ गया। समझ रहा है, मतलब हम उसको ऊपर से ऐसे फ्लैट हाँ निकल रहा है पूरे में से, ऐसे गोले में। हाँ और ये जो है एरिया वेक्टर वो टेढ़ा हो गया, टिल्ट हो गया, तो उधर जा रहा है एरिया वेक्टर उस डायरेक्शन में। और देखो ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इधर, तो दोनों के बीच में एंगल तो बनेगा ही, कॉमन सेंस है। तो इसलिए मैंने वो कॉस थीटा वाला लॉजिक भी नहीं लगाया, वरना उसमें तो ऑफ प्राण निकल जाते, उसमें ऐसे लिखना पड़ता कॉस 90 प्लस थीटा टाइप। ठीक है, तो अपने आप बन जाता साइन माइनस साइन थीटा। अबे दोनों के बीच का एंगल देखो, ई नॉट और एरिया वेक्टर के बीच में 90 प्लस थीटा बन रहा है, ध्यान से देखोगे तो। दिखा, पता नहीं कहाँ दिखा हाँ रहे सर। सर, ये एड़ा बना रहे हैं मास्टर। देख मैं बता देता हूँ, दिख जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है पक्का, ठीक है। ये कितना एंगल बेटे, 90 डिग्री, करेक्ट। आपने यहां से एक एलिमेंट पकड़ा है, थीटा पे चल के डी थीटा, ये 3D में चल रहा है, ध्यान रखना सब रेडियस सेम है, ठीक। अब सोच, ये मेरा एरिया वेक्टर डीए, बताना जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल बन गया। 90 प्लस थीटा का एंगल। तो अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा छोटा सा, तो वो ऐसे ही लिखूंगा ना, ई नॉट इंटू डी ए, डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज 90 प्लस थीटा, करेक्ट। और कॉस 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा आई थिंक, तो वही आ जाएगा माइनस ई नॉट डी ए इंटू साइन थीटा। तो यही तो निकाल रहे थे ऊपर में, और फील से निकाल लिया अपन ने। अरे चमका, देखो ये एंगल भी हाँ सर चमक गया। चमक गया, एक बार मैं और चमका देता हूँ, मेरा मन नहीं बराबर, ऐसे सोच, ये थोड़ा सा और बेटरली आपको दिख जाए, ठीक है। तो हमें तो दिमाग में क्या रखना है, प्रोजेक्टेड एरिया के बारे में सोचना है, ऐसा बार बार अपन ऐसे गंदे गंदे काम नहीं करेंगे। जैसे एक सवाल और कर लो, ऐसे लल्लू छाप, ये क्या कर लो इसमें, जैसे ये मान लो एक कोण दे दिया, ये, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी इन्होंने फिर से इस तरह। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, अंदर का इसका रेडियस आर है, हाइट इसकी एच है, गिवन है, ठीक है। आपसे वही पूछा गया, फ्लक्स एग्जिट जो कर रहा है, ये पूछा है इस बार, कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है इस प्रोसेस, इस कोण से निकालो फटाफट से, इंटीग्रेट नहीं करना है, वो पागल हो जाओगे, कर सकते हो हाफ इसमें। ई नॉट एच आर। हाँ सोच के बोलना, थोड़ा तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं। एक हाँ बाहर इधर गया, एच आर ई नॉट। हाँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है अपना 2r शायद, और हाइट है h, हाँ करेक्ट, अच्छा बेस 2r है ना। हाँ बेस 2r है, एच आर। थोड़ा तसल्ली से देखो, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा 3D में फील करनी पड़ेंगी ये सब चीजें, और जिसको एक बार फील आ गया वो समझ में आ जाएगा उसको फटाफट। सर ये जो फ्लक्स निकला, हाँ बेटे, वो तो सिर्फ एक साइड से देखने पर निकलेगा ना? यस करेक्ट, तभी तो दूसरी बोल साइड से रहा हूँ देखेंगे तो? फ्लक्स एग्जिटिंग की बात कर रहा है, दूसरी तरफ से तो फ्लक्स एंटर कर रहा होगा, ये समझ में आ रहा है। हाँ तो एक तरफ एंटरिंग है, एक तरफ एग्जिटिंग है, तो वही पूछा गया आपसे इस बार, किसके बारे में पूछा गया, एग्जिट के बारे में। तो कहाँ खड़ा रहूंगा मैं, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड, मुझे यहाँ होना पड़ेगा अगर एग्जिट को देखना है तो, समझ आ रहा है। हाँ सर। आगे आंसर, सर इसमें कभी ऐसा भी हो सकता है बीच में कोई खा ले ये कौन, बीच में कोई खा ले, हाँ मतलब ये कौन खा भी सकता है कि कभी? बिल्कुल बिल्कुल खाएगा, देखेगा अभी वो, जब गॉस लॉ अपन पकड़ने लगेंगे तो समझ में आएगा। अंदर में चार्ज लगा दे एक माइनस क्यू का, क्या वो डेविएट नहीं करेगा चीजों को, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, हाँ तो फिर उसका असर नहीं आएगा, बताओ आएगा, कॉमन है।
सही। तो मेरे ख्याल से फ्लक्स एग्जिट इसमें आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा ये बताओ पहले तो। पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव। हाँ, और ई नॉट इंटू, ये कैसा पॉजिटिव लिखा है, ई नॉट इंटू प्रोजेक्टेड एरिया हो जाएगा शायद हाफ इंटू बेस है बेटा 2r और हाइट है h, कितना हो गया ई नॉट इंटू आर इंटू एच, आंसर एग्जिटिंग फ्लक्स। इधर से फ्लैट होके देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा एक ट्रायंगल नजर आएगा, उस ट्रायंगल को देखोगे तो उसकी थिकनेस 2r होगी और हाइट कितनी होगी h। सही है। क्या ऐसे सवाल कर पाएंगे हम, कोई भी पूछ ले गरीब टाइप का आदमी, कर पाओगे? अच्छा सर अगर क्वेश्चन फिर से नहीं ना, मेरा कनेक्टिविटी खराब हो गया था, छूट गया था। और गजब ऐसे सोच, मैंने एक कोन ले लिया, पहले जो सिलेंडर लिया था उसकी जगह क्या ले लिया, कोन, और कोन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी जैसे पिछले वाले केस में कर रहे थे। तो आपसे ये पूछा गया था कि कितना फ्लक्स एग्जिट करेगा, पिछले वाले में एंटर पूछ रहा था, इसमें क्या पूछ रहा है, एग्जिट। समझ आ सर गया? कौन है तो उसमें ट्रायंगल वाला कैसे लगा? हाँ तो ट्रायंगल ही तो लगेगा प्रोजेक्टेड एरिया, कोन को सामने से देख क्या दिखाई देगा, अब ये सामने से अभी देख ले स्क्रीन पे कैसा नजर आ रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल है ना, सामने से भी देख लो तो भी दिख जाएगा तुम्हें आंसर, हाफ इंटू 2r इंटू एच, सामने से ही देख लो, देखो ये रहा ट्रायंगल तुम्हारा। सर तो इसमें एंगल वाला नहीं देखेंगे? काय का एंगल, जरूरत है क्या एंगल के फंडे को हटाने के लिए ही तो प्रोजेक्टेड एरिया की बात हो रही है, ये समझ में आ रहा है? अबे वो फ्लैट एरिया तो वो नजर आएगा ही आएगा ना, वो ट्रायंगल, अगर जैसे ऐसे तूने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, अब सोच उसका जो एरिया है उसमें से सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो पक्का 90 डिग्री बन रहा है उसके साथ में, तो उसमें काएगा एंगल। हाँ सर, हाँ सर, फील हो रहा है? अच्छा, ऊपर वाला जो सिलेंडर है ना उसको टिल्ट करा देना बाय सम एंगल थीटा, मतलब मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, ये मान लो सिलेंडर ऐसा है, मतलब जो वर्टिकल के साथ में इसको कितना एंगल पर टिल्ट मार दिया अपन ने थीटा से, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे ही जा रही है। अब इसके फ्लक्स आप बताएंगे, वही एंटर या एग्जिट कोई एक बता देना, ठीक है। ये हो गया, और बार ट्राई करा, इस पे क्या फर्क आएगा ये सोचना होगा तुम्हें खुद से, ठीक है। अभी 2HR cos थीटा, सॉरी 4HR cos थीटा। 4 कहाँ से आ गया? 2 ना, सवा 2 आया था ना। हाँ तो 4 कहाँ से आया, ये कौन पूछ रहा हूँ। अच्छा नहीं, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 2HR cos थीटा। हम क्या कर रहे हैं। हाँ पता नहीं, भगवान जाने क्या कर रहा है। हाँ, छोड़ना इस बात 2HR को, cos। मेरे को भी आंसर वही नहीं आंसर है पता। क्या? क्या बेटा? सर वही आंसर है क्या, 2HR cos थीटा? पता नहीं, मैंने अभी देखा नहीं, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को एक क्वेश्चन आया हुआ था इसलिए मैंने वो चीज करा दी अभी तुमको फिलहाल, मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। उसमें एक्चुअली यही पूछा गया था कि ऊपर वाला जो फ्लैट है और ये जो टिल्टेड है इनमें फ्लक्स के रेशियो बताओ, ये पूछा गया, ठीक है। तो मैंने दोनों क्वेश्चन को तोड़ के करा दिया तुम। सर ऊपर वाला सर्कल फ्लैट है? कौन सा? ऊपर वाला सर्कल टिल्टेड है या हाँ फिर? हाँ, मतलब ऐसे हैं हाँ, ऐसे, अरे पूरा ही टेढ़ा है यार, अच्छा ऐसा नहीं कि ऐसे घुमा अच्छा के अच्छा दिया, पूरा ही टेढ़ा कर दिया। अच्छा, तो मतलब वो भी एक्सपोज होगा ना ऊपर वाला सर्कल? बिल्कुल एक्सपोज तो। ऊपर नीचे दोनों नहीं, ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा। अब ये तुम्हें सोचना है नीचे क्या वाला होगा, एक्सपोज होगा। हाँ, सोचना नीचे ही पड़ेगा। वाला होगा। सोचो, बढ़िया सवाल हो गया, सही है, ठीक है। अच्छा इसमें एक मिनट देख लेते हैं, कहीं इन्होंने ऊपर वाले फ्लैट सरफेस को नेग्लेक्ट करने के लिए तो नहीं बोला है। फ्लैट सरफेस को अगर नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो इशू होगा, एक सेकंड हो आगे। सर इलेक्ट्रिकल टाइप का नहीं आ जाएगा प्रोजेक्टेड एरिया, थोड़ा सा हाँ अगर वही देख रहे हैं, रोटेटेड रहेगा तो। क्या कर सकते हैं,
टिल्ट होने को, टिल्ट होके ही पूछा गया है। देखते हैं क्या आता है, सोचना, ठीक है। मैं भी सोचूंगा, अभी मैंने सॉल्व नहीं किया तो क्यों मेहनत करूंगा यहीं पे। ये कहाँ गया ये? अरे भाई हो गया। ओके, वेट, चलो ओके। एक सवाल और देखो, सर मानो प्रोजेक्टेड एरिया के लिए वो जो सामने से विजुलाइज कर पा रहे हैं वही को बोलेंगे। हाँ वही करना ही है, सामने ऐसे विजुअलाइजेशन। चपटा कर, ऐसे हाँ चपटा कर देंगे मतलब। हाँ, चपटा कर दोगे तो उसके लॉजिक से क्या बनना चाहिए वो सोचना है, ठीक है। ठीक। हाँ अच्छा, ये देखो, मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया। ये तो खैर बहुत फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैं ट्विस्ट देता हूँ हर बार, बहुत जगह मिल जाएगा। इस साल का शायद जेई मेंस में भी इस तरह का मिलता जुलता सवाल आया है। ऐसा एक क्यूब मान लो या क्यूबॉइड मान लो, जो मानना चाहे मान लो, क्यूब मान लो। क्यूब है साइड ए का, ठीक है। यहाँ से इसकी दूरी है एल, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की। समझ में आ रहा है कि ये किसके साथ सटा हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ सटा हुआ है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस की लाइन पे ये जो लेंथ आ रही है वो एल है, और वहां पे एक क्यूब रख दिया अपन ने साइड ए का, ठीक है। अब इसमें क्या किया है इन्होंने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन दिया हुआ है, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप प्लस ई नॉट जेड के कैप, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? ई नॉट एक्स आई कैप प्लस ई नॉट वाई जे कैप प्लस ई नॉट जेड के कैप। आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना होगा, ये पूछा गया। क्यूब के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा ये पूछा है। अब इसमें एंटर एग्जिट दोनों के बारे में सोचना होगा, कितना एंटर किया कितना एग्जिट किया। ट्राई करो। तो जितना एंटर किया उतना एग्जिट नहीं करेगा? नहीं, इलेक्ट्रिक एक्स फील्ड के कांस्टेंट नहीं प्रोपोर्शनल है। है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। हम्म।
सर ई नॉट ए ई नॉट ए टोटल भाई 3 तरफ से शायद। चल रहा है। अच्छा नहीं, हाँ एक मिनट, हाँ, कुछ और होगा, ऐड होगा। सर 3a cube e naught 3a ए a नॉट square a naught. ए स्क्वायर ई नॉट। ओके, So E naught A cube. ई नॉट ए क्यूब, सर 3 ई नॉट ए क्यूब। 3 ई नॉट ए क्यूब। ओके, So 3 E naught A square. ए स्क्वायर। ये देखो अब क्या होगा। ये सोचो, ये दो स्ट्रक्चर पकड़े मैंने ब्लू वाले, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, यहाँ से एग्जिट कर रही है, तो इसको फाई इन बोलो, इसको फाई एग्जिट बोलो, ठीक है। तो नेट फ्लक्स थ्रू इस वाले सरफेस से कितना आएगा वो चेक किया, तो फ्लक्स एग्जिट कैन बी सिंपली रिटन एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, दैट इज ई नॉट इंटू एल प्लस ए इंटू एरिया, दैट इज ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें एक्स और वाई वाले, सॉरी वाई और जेड वाले काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। सही, फाई इन कितना लिखोगे, दैट इज हो जाएगा ई नॉट इंटू एक्स की वैल्यू कितनी होगी वहां पे, एल के बराबर होगी, एल इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। दोनों का डिफरेंस लोगे तो एल एल वाली टर्म कट जाएगी, बचेगा कितना टोटल फ्लक्स टोटल थ्रू एक्स वाले सरफेस से, मेरे ख्याल से ई नॉट ए क्यूब बचेगा। माइनस कर दो दोनों को सिंपली, एक क्योंकि पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ये समझ में आता है। ये वाली टर्म कैसे नेगेटिव लिखे सर होगी। ये वाला? हाँ बेटा, कैसे लिखे सर ये एग्जिट और इन वाला? हाँ, एग्जिट के बारे में सोच, क्या लिखेगा, बोल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इसको बोल दो E2। ये लिखोगे बेटा ई नॉट इंटू एक्स, एक्स कितना है यहाँ पे बोल, एल के बराबर है, अरे सही है, आई कैप प्लस, इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, हाँ हाँ। ई नॉट इंटू एल इंटू जे कैप प्लस ई नॉट इंटू एल के कैप, करेक्ट। अच्छा, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, कहाँ गया, हाँ, ये हुई बेटा एक्स वाले टर्म में E2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सोच, अगर मैं फ्लक्स सिर्फ इस वाले फेस से निकालना चाहता हूँ, तो ये दोनों मेरे किसी काम के नहीं होंगे, ये क्योंकि जे डायरेक्शन में और ये के डायरेक्शन में है, तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, तो वो ट्रेस पास नहीं करेगी, तो फ्लक्स में काउंट होगी क्या, सर एल प्लस ए नहीं होता वहाँ? एल प्लस ए, सॉरी, मतलब ठीक है, ये E1 होगा, एरो यहाँ से लगा दे, हाँ, ये हो गया E1 हो गई, ठीक है। अब सही है, E2 में क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू एल प्लस ए लग जाएगा, बस ये फर्क आएगा। अब सोचो कि काम करने वाली कौन सी है, फिर अगर एक्स डायरेक्शन में सरफेस चल रहा है तो ई नॉट एल वाला ही काम आएगा, वही परपेंडिकुलरली पास होगा, क्योंकि जो मेरा प्लेन सरफेस है वो वाई जेड में, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होगी, ठीक है, तो वही काम किया है यहाँ पे। ये तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये हो गया सरफेस एरिया, दैट इज ए स्क्वायर क्यूब है, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे भी लिखा है, दोनों को टोटल कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक प्लस है और एक माइनस है, जोड़ोगे तो एल एल वाला टर्म निपट जाएगा, कितना आ जाएगा, ई नॉट ए क्यूब। ये सिर्फ किससे आया, एक्स वाली सरफेसेस से, एक्स। क्या सेम काम वाई वाले से भी होगा, अरे सोचो, उसमें एक्स और जेड वाला कोई काम का नहीं रह जाएगा, ये समझ में आ रही बात। सिमिलरली फ्लक्स टोटल
थ्रू वाई सरफेसेस से भी इतना ही आएगा ई नॉट ए क्यू, एंड सिमिलरली फ्लक्स टोटल थ्रू जेड भी उतना ही होगा। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी तो कोई डायरेक्शन नहीं होती तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। तो 3 ई नॉट ए क्यू स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। सब एक्सिस से सर एल दूरी पे है। हाँ हाँ सब एक्सिस से अबे सारे एक्सिस से एल दूरी पर हैं, क्या बोलोगे? तो एल नहीं भी है तो भी क्या फर्क पड़ रहा है, अपने को तो डिफरेंस से मतलब है ना। अगर जैसे वाई वाले की बात करेगा, अच्छा सॉरी इसमें वाई 0 ही हो जाएगा ना पूरे सेगमेंट में। तो मैंने क्या किया यार ये, हाँ सर एक ही तरफ से आ रहा है हमारे एक्सिस वाले केस में एल की जगह पे 0 आ जाएगा। हाँ 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 ठीक है, हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ तो वही ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये तो वाई पे भी डिपेंड करेंगे यहाँ पे पूरे टर्म, ठीक है। तो क्योंकि जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड तो बदलेगी, लेकिन उससे मुझे कोई मतलब नहीं है एक्स वाले के लिए। सिमिलरली वाई वाले के लिए सोचो, वाई में ये दो सरफेसेस हैं, तो नीचे में 0 होगी, टॉप में कितनी होगी, ई नॉट ए के बराबर होगी, ठीक है। तो नीचे में जो फ्लक्स एंटर करेगा वो कितना हो गया, 0, सिर्फ ऊपर वाले से निकलेगा, और वो कितना निकलेगा, ई नॉट इंटू ए स्क्वायर, कितना हो गया, ई नॉट ए क्यू। अरे बोलो समझ आ रहा है कुछ? हाँ सर। सेम चीज जेड के साथ में भी हो जाएगा, सेम लॉजिक से सोचो। क्लियर है? तो इसमें फ्लक्स वगैरह का देख लेना होता है, किस तरह का वेरिएशन है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, एक्स का वेरिएशन है, वाई का वेरिएशन कैसा चल रहा है। कॉम्प्लिकेटेड बनाना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी वेरिएशन में डाल दो, और गंदे गंदे तरीके से, लेकिन उतने गंदे आते नहीं है क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कॉमन सेंस क्यों करेंगे इतनी मेहनत। सही है, अच्छा ओके। अच्छा ऐसा करके दिखाओ जरा, अगर मान लो ये एक पॉइंट चार्ज है, ध्यान सुनना, इस पॉइंट चार्ज के सामने एक डिस्क रखी हुई है, व्हाट वी हैव अ डिस्क। डिस्क ले लें या रिंग ले लें, एक बार रिंग तो इजी हो जाएगा फिर। पहले रिंग का कराऊं या डिस्क का कराऊं, बोलो। डिस्क ही ले लो, हटाओ एक साथ। हाँ डिस्क ले लेते हैं सीधे, एक ही बार में मजा आ जाएगा। डिस्क का रेडियस है अपने पास में r, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लेना d, ठीक है। आपको ये पूछा गया है कि अच्छा ये जो डिस्क है वो ऐसे रखी हुई है परपेंडिकुलर, और ये पॉइंट चार्ज इसकी एक्सिस पर है, ध्यान रखना। ये जो चार्ज है एट द एक्सिस है, एट द एक्सिस ऑफ डिस्क। तो आपसे पूछा गया फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना होगा, ये पूछ लिया। डिस्क से फ्लक्स कितना निकलेगा ये पूछा जा रहा है। इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ऐसे, और इसमें से पार होगी डिस्क में से, तो पूछा गया। मिस्टर राजू रस्तोगी, ट्राई करिए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सोर्स क्या था सर, मतलब किधर से आ रहा?
जिंदा हो सबके सब? हाँ 1 मिनट। ओके सर कितना सर देरी और रूट पढ़ाएंगे? डी स्क्वायर प्लस आर बस स्क्वायर 2 करके 5 मिनट और, इंटीग्रेशन आ ज़्यादा रहा है। नहीं। लास्ट क्वेश्चन। सर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके इंटीग्रेशन आ रहा है, उसमें आर वेरिएबल है। हाँ तो कर लेना, डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर डाल दे, सब्स्टिट्यूट कर ले। और फिर डिफरेंशिएट मार देना। हाँ डिफरेंशिएट मार के इक्वेट कर दे, फिर वो दिख जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है। सर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ये ले सकते हैं मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर में? एक्शन रिएक्शन पेयर की बात तब होगी बेटा जब इस पर चार्ज होगा, फोर्स की तो बात ही नहीं हो रही, मतलब फ्लक्स की बात हो रही है। यहाँ पे एक्शन रिएक्शन वाला फंडा ही कहाँ काम करेगा। यस सर। हाँ मतलब सोच तुम्हारी सही है, ठीक है, वो आगे जाके काम आएगी, अभी नहीं। तो जैसे कि मतलब फ्यू पॉइंट पे हमको डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहता है, तो Yes. एक्शन रिएक्शन पेयर से डिस्क पे निकाल सकते हैं, उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ लेकिन एरिया कौन सा? उसका प्रोजेक्टेड एरिया से। प्रोजेक्टेड एरिया तो पूरा 5r स्क्वायर ही है। वही, बट वो तो चार्ज नहीं ना है सर डिस्क। हाँ यही तो दिक्कत है, इसमें प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ कुछ ना कुछ इशू है, बाद में तुम्हें रिलेट होता हुआ दिखाई देगा बाद में, ठीक है, वो बात की बात है। फिलहाल अभी ट्राई करो, इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा अभी, मैं चाह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन थोड़ा करो तुम लोग। एक छोटी रिंग पकड़ लो, डिस्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग, उस रिंग के ऊपर सोचो कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है और एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, वो वेरी करेगा रिंग टू रिंग, जैसे जैसे रिंग चेंज होगी। ऐसा सोचो, आंसर आ जाएगा। सर इंटीग्रेशन में एक ऊपर में आर स्क्वायर आ गया, वो दिक्कत दे रहा है। परेशान कर गया तेरे को है? सब रिंग के ऊपर का एरिया निकालना होगा ना? रिंग के ऊपर का एरिया क्यों निकालूंगा, मतलब रिंग का एरिया निकालूंगा। रिंग का एरिया निकालना होगा। हाँ हाँ। हाँ तो वो तो 2πr होता है, बता तो रखा है उसको। हाँ वो तो कर लिए। थीटा वीटा लगाया था ना, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में। हाँ 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 हाँ, फिर फंस गए, इस बार इंटीग्रेट नहीं हो रहा। ओ 1 मिनट। है अभी 1 मिनट, दोबारा रीज्वाइन करना तब सॉल्व करेंगे, कर लो तुम लोग। सर इसमें आ तो गया सर। क्या बेटे आर गया? सर मतलब आ तो गया आंसर। आ गया ना? हाँ तो बस ठीक है, चेक कर लियो लास्ट में, गंदा सा मत बोलना, बहुत गंदा होगा। हाँ भाई वही है, एक एलिमेंट पकड़ लेते हैं, देखो मान लो रिंग बहुत छोटी बनाई है, कोई नहीं, ये एलिमेंटल रिंग पकड़ लो, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही होगी और एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा होगा डी, इन दोनों के बीच में कुछ ना क्या बेटे?
ये उल्टा ले लिया है, तो वही थीटा माइनस मतलब माइनस में आ रहा है। अभी तो तुमने उधर ले लिया, तो प्लस माइनस तो कैसे भी ले सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, एक नेगेटिव पॉजिटिव का ही तो असर आएगा। ठीक है, हाँ तो अब क्या करा जाए, ये देखोगे तो हर एक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यही एंगल बनेगा पूरे रिंग, सही है। तो मेरे लिए जो छोटा सा फ्लक्स होगा डी फाई, वो सिंपली लिखा जा सकता है ए डॉट डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जा सकती है, अगर इस रिंग का स्मॉल रिंग का रेडियस में स्मॉल आर ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी लिखी जा सकती है शायद के क्यू बाय आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, इंटू एरिया दैट विल बी 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये अब क्या है, बस रीअरेंज कर लो इसको, इंटीग्रेट करना है, के क्यू अलग कर लिया, 2 पाई भी अलग कर लिया, डी भी सर अलग। के क्यू एक्स नहीं होता है? के क्यू एक्स क्यों होगा, अबे पॉइंट चार्ज की वजह से निकाल रहा हूँ साले, इलेक्ट्रिक फील्ड साले रिंग की वजह हाँ से बैठ गए यार, नहीं सर समझ गए। चंदू लालो जैसी हरकतें करते हैं। ये देखो आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो मैंने तुम्हें पहले भी बता रखा है शायद, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को क्या रख लिया जाता है, टी स्क्वायर, ये 0 से r तक जाएगा, और रीअरेंज करोगे तो ये दिखेगा तुम्हें 2r dr बराबर 2t dt, मतलब r dr बराबर t dt। ठीक है, ये रीअरेंजमेंट करके फाइनल आंसर निकाल लिया जाए, तो ऐसा हो जाएगा के क्यू इंटू 2 पाई डी। आर स्क्वायर नहीं आया, नहीं आया, ये तो बात है। एक बार ऊपर कीजिए थोड़ा सा। पाई आर स्क्वायर तो नहीं लगा दिया तूने? अरे नहीं, हम cos थीटा को r बाई बोल यार, sin थीटा cos थीटा उल्टा हो गया, बहुत वहाँ पे d की जगह हम r ले लिए इसलिए। शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो। ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया बेटा टी क्यूब, तो टी से टी तो मर गया, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/t होता है, तो के क्यू इंटू 2 पाई डी -1/t। ठीक है, और t की वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, के क्यू इंटू 2 पाई डी -1 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, 0 से लेके कैपिटल आर, पहले कैपिटल आर डालोगे और 0 डालोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा शायद, के क्यू इंटू 2 पाई डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/d माइनस 1 अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हो के क्यू इंटू 2 पाई डी अंदर ले जाओ 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये कॉस थीटा बन जाएगा, वो बड़ा वाला थीटा तो उसके पेरीफेरी पे चल रहा है। और ये देखोगे तो कहाँ गया के को क्या लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये कुछ फॉर्मूला वो डिस्क जैसा ही है, ध्यान से देखोगे, लेकिन फर्क है इसमें थोड़ा सा, उसमें सिग्मा था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस डी अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ Q आ गया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। अभी कुछ समझ आया क्या कर दिया मैंने? बोलो डाउट पूछो, कहीं इशू हुआ तो। फंडा तो यही था क्या बस, उसके बाद में तो आपको खुद से करना है।
सर एलिमेंटेशन कैसे किया? एलिमेंटेशन बेटा ऐसे किए, डिस्क का एलिमेंट क्या लेगा, रिंग लेगा ना। सर लेंगे। हाँ तो रिंग एक आर रेडियस की, छोटी आर रेडियस की dr थिकनेस की रिंग पकड़ ली। अब उस रिंग से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पार हो रही है वो छोटा सा कोन बन जाएगा, ऐसे सोचो, ये इस तरह का, ये रिंग, ये आपका चार्ज क्यू, ये रिंग से इधर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, और एरिया वेक्टर इसका ऐसे ही रहेगा हर एक डायरेक्शन में, क्योंकि जो रिंग बनी उसका एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर रहने वाला है उस पर्टिकुलर सेगमेंट का, और इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कुछ एंगल बनाती हुई निकल रही है। ये एलिमेंट लिया है, इसके थ्रू फ्लक्स लिख लिया। फ्लक्स कैसे लिखोगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया इनटू कॉस ऑफ थीटा, दोनों के बीच का एंगल। बोलो सर फिर तो लिमिट हम लोग को -r से +r लेना चाहिए। क्यों -r से +r क्यों करूंगा भाई, -r से नीचे वाली रिंग भी डबल डबल काउंट करोगे क्या? r0 कर कौन सी रिंग काउंट हो रही है, एकदम सेंटर वाला, और कैपिटल R करेगा तो कहाँ चला जाएगा, एकदम टॉप मोस्ट वाला। आधा थोड़ी लिया है मैंने, पूरा लिया है ना रिंग को। अरे प्याज के छिलको, प्याज का स्लाइस काट ले बीच में से, उसके बाद उसको अंदर से उसकी रिंग्स तोड़ते जाओ, तो डबल निकलती है कि एक ही बार निकलेंगी रिंग, एक कम रेडियस की एक ही बार निकलेगी रिंग, दो बार थोड़ी निकल जाएगी। हाँ हाँ सर। हाँ तो -r से +r नहीं। हाँ और बोलो। सर यहाँ लाइटनिंग हो रहा है तो सर दिक्कत नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं, घबरा मत, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, घबरा मत। तू घर के अंदर है ना बेटे? हाँ सर। हाँ तो बस कोई दिक्कत नहीं, पलंग के ऊपर बैठा है, चेयर के ऊपर बैठा है, टेबल के नीचे घुस जाओ, बेड पे सर? बेड एक पे है चीज तो से फिर तो दूर रहो। वैसे लोहा का टेंशन चीज से नहीं। दूर रहो भाई, लोहा का चीज से दूर रहो। हाँ लोहा हाँ वोहा से दूर रहो। बस कंडक्टर से दूर रहना है। लोहा मत छूना, ठीक है? अबे इतना दिक्कत नहीं होती, रिलैक्स, ठीक है। तो बस आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है। सर इससे पहले वाला क्वेश्चन में सर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था सर? थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर कीजिए। सर हाँ हाँ सर हम सिमिलर केस ये इसमें लगा सकते हैं, आप जो होलो हेमिस्फीयर के लिए बताए थे उसका सरफेस एरिया निकाल के, मतलब प्रोजेक्ट करके हाँ कर सकते हो। डाइपोल निकालने बोले थे ना सेंटर पे। हाँ सर वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन इधर किधर से आ रहा है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेटा 3 डायरेक्शन में है, कहाँ से आ रहा है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 x में भी है, x डायरेक्शन में भी है, y में भी है, z में भी है, तीनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अच्छा ठीक है। और तीनों ठीक में है। स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है उसकी, जैसे जैसे मैं x में हाँ आगे बढ़ूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। x1 रखो तो E0 है, x2 रखो तो 2 E0 है, x3 रखो तो 3 E0 है, समझ आ रहा है? ठीक है सर। सर एक बार नीचे करिएगा। हाँ और नीचे। ओके। और नहीं सर, थोड़ा सा और बस। अभी आपको सॉल्व कर लेना उसको। नहीं सर, वो लीव कर दिए थे ना सर, बिजली कड़क रहा था इसलिए। अच्छा ओके, घबरा गया।